रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जिसको हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होने से पहले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो रदरफोर्ड सर जानना चाहते थे कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार होता है, किस तरह से होता है, उस चीज़ को जानने के लिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करा गया था। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो चीज़ों की बेसिकली रिक्वायरमेंट थी। एक तो गोल्ड फॉइल था एंड सेकंडली एक अल्फा पार्टिकल था। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल्ड फॉइल था, जो गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया था। आप तो कहोगे कि सर गोल्ड बहुत महंगा होता है, गोल्ड लेने की क्या जरूरत थी, किसी दूसरे और मेटल की यूज़ कर लेते। लेकिन मैं आपको खास बात बताता हूँ, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज़्यादा थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इज इट ओके? तो उस थिन शीट्स को हमने यहाँ पे बना दिया है। ये क्या है, एटम्स की थिन शीट है जिसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं कि भाई एटम्स स्फेरिकल इन शेप होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका गोल्ड का एटम है। अब इसकी जो थिकनेस है, एटम्स की जो थिकनेस है अप्रोक्सीमेटली 1000 एटम्स की थी। ठीक है भाई, ये सबसे ज्यादा थिनेस्ट शीट बनाई गई थी गोल्ड की, क्योंकि और किसी मेटल से इतनी थिन शीट बनना पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को समझिए ना आप, ये खास वजह था जो अपने गोल्ड फॉइल को यूज में लिया था। इस गोल्ड की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। ओके, सेकंड चीज जो हमने लिया था वो लिया था हमने एक अल्फा पार्टिकल के एक सोर्स को लिया था। मानकर चलो कि ये अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स है। ठीक है भाई, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर अल्फा पार्टिकल ही क्या होता है, हमें तो नहीं पता भाई अल्फा पार्टिकल क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल जस्ट आइडेंटिकल ऑफ हीलियम होता है। हीलियम होता है, हीलियम को क्या जानते हैं, हीलियम का ये एटम है। ठीक है, इस एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं, बाहर निकाल दूं, तो क्या बचेगा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस बचा। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 तो प्रोटॉन प्रेजेंट है और 2 ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है भाई, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने निकाल दिया, तो हीलियम के मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये लो भाई सब 2 है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया। और इसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर क्या हो गया, इसका मास नंबर हो गया 4। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अल्फा पार्टिकल को ही क्यों लिया गया। अल्फा पार्टिकल की एक खास बात होती है कि अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग होता है, बहुत तेज जाता है। जितनी तेजी से ये इसके ऊपर निकल कर जाएगा गोल्ड फॉइल के ऊपर, उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, और गोल्ड फॉइल इसलिए लिया गया था क्योंकि गोल्ड सबसे पतला होता है। अगर मोटी शीट हो जाती गोल्ड फॉइल, अगर गोल्ड की बजाय कोई और दूसरा मेटल होता तो उसकी थोड़ी मोटी शीट बनती, तो उससे क्या है कि अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा एरर शो कर सकता था। इस वजह से हमने गोल्ड लिया था, तो इसी वजह से हमने अल्फा पार्टिकल लिया। आपको अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया ना? ये देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अल्फा पार्टिकल ये होता है, ये अल्फा पार्टिकल है। ठीक है भाई, अब हम पहले ये देखेंगे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था और उसके बाद में उसके हम फीचर्स देखेंगे। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या गया था, अब अल्फा पार्टिकल का ये सोर्स है, तो अल्फा पार्टिकल तो भाई अपने निकल करके जाएंगे। ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल कर गए, बहुत सारे निकल कर गए। ठीक है, अब इन अल्फा पार्टिकल के अंदर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब निकल कर गए थे, तो हमने ऑब्जर्व करा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट स्ट्रेट बाहर निकल गए। ठीक है, किसी से भी टकराए नहीं। अब भाई साहब कोई चीज होनी चाहिए ना जिससे वो टकराएंगे, मेरी बात तो समझ रहे हो? अगर यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं तो वो टकराएंगे किससे, किसी से भी नहीं टकराएंगे। इस वजह से हम कंक्लूड कर सकते हैं, रदरफोर्ड सर ने ये कंक्लूजन करा था कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का न्यूक्लियस को छोड़ करके एम्प्टी होता है। ऐसा रदरफोर्ड सर का कंक्लूजन था। ये सर का फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट के अंदर क्या था कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट से नहीं, इन्फ्लुएंस में आने से डाइवर्ट हो गए, अपना पाथ चेंज कर लिया। इसका क्या तात्पर्य है, देखो ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल भी आपका डबली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और एटम के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्ज अपने रिपेल करते हैं। तो ये क्या कर रहा था कि इन्फ्लुएंस में आने से ये टकरा करके बिना टकराए बाहर इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है,
लेकिन कोई भी अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक होकर रिबाउंड होकर वापस नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद सर ने ऑब्जर्व करा कि एक अल्फा पार्टिकल जिस एंगल से गया था उसी एंगल के ऊपर वापस से आके टकरा गया, जो था 180 डिग्री के एंगल के ऊपर, जिस हिसाब से सीधा गया था एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर टकरा करके वापस रिबाउंड हो गया था। ठीक है, तो ये इनका थर्ड कंक्लूजन था कि भाई सिर्फ 12,000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल आपका न्यूक्लियस से टकरा करके वापस से स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व हुआ था कि भाई ये रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आया है। ये सर का कंक्लूजन था। अब इसके फीचर्स हम देख लेते हैं कि भाई रदरफोर्ड सर ने क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली ऑब्जर्व करी थी। सबसे पहली चीज़ मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जब अल्फा पार्टिकल्स को हमने बम्बार्डमेंट करवाई थी उसके बारे में, तो मोस्ट ऑफ द एटम का जो पार्ट है वो न्यूक्लियस को छोड़ करके नहीं खाली होता है, मतलब कि एम्प्टी होता है। इस सर का फर्स्ट कंक्लूजन था। ठीक है, सेकेंड कंक्लूजन क्या था कि कुछ रेज, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक तरह से रे की फॉर्म में ही ट्रेवल करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो रिफ्लेक्टेड होकर निकल गए, बाहर आउट हो गए, और 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ही था जो न्यूक्लियस से टकरा करके नहीं रिबाउंड होके वापस से और रिकॉर्डर के ऊपर ऑब्जर्व हुआ था। और ये वाली चीज़ें सर ने एक्सपेरिमेंट के अंदर परफॉर्म करी थी। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट ये है समझने वाला कि भाई जो उनका कंक्लूजन में ये था कि जो एटम का जो रेडियस है, एटम की रेडियस जानते हो ना, एटम की रेडियस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये लेट अस कंसीडर, ये आपका एटम है। ठीक है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो आपकी एटम की रेडियस कहलाती है। मतलब कि न्यूक्लियस से आपके वैलेंस शेल जो होती है, आउटर मोस्ट शेल होती है, उसके बीच की जो दूरी होती है वो आपकी रेडियस कहलाती है एटम की, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक रेडियस। सर का ऑब्जर्वेशन ये था कि जो एटम की रेडियस है, पूरे एटम की जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 10⁵ टाइम्स, 10⁵ टाइम्स ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये जो बीच के अंदर इसका न्यूक्लियस है, इसकी भी तो अपने आप में एक रेडियस होगी। ये छोटी सी जो रेडियस है ये छोटी है तुलनात्मक अपने एटम की रेडियस से। मतलब कितनी छोटी है, 10⁵ टाइम्स छोटी है। ये सर का एक ऑब्जर्वेशन था। सेकेंडली सर ने बोला था कि भाई जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं। और वो कैसे करते हैं, जैसे कि ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ऐसा सर का कहना था। तो ये सर का कंक्लूजन था, ये सर का मेन पॉइंट था। ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। क्या ड्रॉबैक्स थे, सबसे पहले ड्रॉबैक को हम देखते हैं। सबसे मेन बात सर से गलती हो गई थी वो ये थी कि जो सर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस से, तो अब ये एक्सिलरेटेड है। इसका मतलब अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी है तो वो रिवॉल्वेशन एनर्जी है, मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। इस रिवॉल्यूशन से होने की वजह से ये कुछ एनर्जी रेडिएट भी करेगा। एनर्जी रेडिएट कर देगा। ठीक है, ये एनर्जी को रेडिएट कर देगा। अब हम जानते हैं अगर एक टाइम के बाद में इसकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी और एक गोल 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 घूमता 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 न्यूक्लियस के अंदर ही जाकर समा जाएगा। पर इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका लाइफ टाइम होता है एटम का वो बहुत कम होता है। पर हम जानते हैं कि एटम्स इतने भी ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होते, वो एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। ठीक है,
तो ये सारा का सारा कंक्लूजन था जो मैंने आपको रदरफोर्ड सर के पोस्टुलेट्स के फॉर्म में बताया। और सर की जो गलती हुई थी वो उनकी ये थी कि एनर्जी जो था इलेक्ट्रॉन का वो रेडिएट कर रहा था एक्सीलरेशन में होने की वजह से। उस एनर्जी को रेडिएट होने से तो इलेक्ट्रॉन उसका न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल करके न्यूट्रलाइज होके सब कुछ खत्म कर देंगे। पर ऐसा नहीं होता है, मैटर एग्जिस्ट करता है ना। इसका अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर मैटर तो एग्जिस्ट करता है। ये बोर्ड हो गया, पेन हो गया, सब चीजें मैटर ही तो है। तो ये सारा का सारा कंक्लूजन था और इसी के साथ मैं रदरफोर्ड मॉडल को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच।